नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है YouTube चैनल पर गोस्वामी सर पॉलिटी। तो अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था संविधान के भाग पढ़ा था। उससे पहले संविधान सभा अपनी पूरी हो ही चुकी है और संविधान के भाग पढ़े थे 22 और आर्टिकल 395। तो उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अगला जो अपन शुरू करें उससे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि पिछले लेसन में अपन ने जो पढ़ा था ना मौलिक अधिकार, तो उसमें मौलिक अधिकार और उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिखाए थे, मैंने वहां पे जो आर्टिकल लिखाए थे उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो अब उस वीडियो को तो वापस बना के अपलोड करने से रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगली क्लास में बता दिया जाए। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद में भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए है ना DPSP, वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो ये करेक्शन थोड़ा सा कर लेना, गलती हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले संविधान के भाग स्टार्ट करें उससे पहले अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी। तो अपन अब एक एक अनुसूची को लेकर बढ़ते हैं। तो एक एक अनुसूची में पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले तो यही आ जाता है कि भाई हेडिंग डालें। पहले तो हेडिंग तो डाल ही लेनी चाहिए थी यार। अनुसूचियां तो मूल रूप से कितनी है? मूल रूप से या मूल संविधान में कर दो, है ना। मूल संविधान जो था ना, मूल संविधान में थी 8 यार। हेडिंग ही डालने दो रे। अनुसूचियां, ठीक है। मूल संविधान में तो थी 8 अनुसूचियां और वर्तमान में इनकी संख्या है 12। तो 12 अनुसूचियां हो गई। अब अपन एक एक को स्टार्ट करते हैं, एक एक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहली अनुसूची के बारे में, ठीक है। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? संघ, राज्य, क्षेत्र, उसके नाम व सीमा क्षेत्र, ठीक है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी थी? 8 और वर्तमान में 12। अब जो है प्रथम अनुसूची जो दी गई है उसमें क्या बताया गया है? संघ, राज्यों में संघ शासित प्रदेशों के नाम व उनकी सीमाएं। क्या बताया गया है? राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं। नाम में सीमा मतलब इस प्रथम अनुसूची में लिखा गया है कि भाई कितने तो स्टेट होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि भाई जहां पे राज्य होंगे, ठीक है ना, राज्य, वहां पे जो केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि होगा, केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है भाई? केंद्र का प्रतिनिधि, हाँ, राज्यपाल होता ना। तो राज्यों में तो केंद्र के प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? राज्यपाल। क्या कहेंगे? राज्यपाल। अब बात आती है संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में मामला ऐसा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि भाई 2 तरह के होते हैं। वे जहां विधानमंडल है, क्या है? विधानमंडल है। और दूसरे कौन से हो गए? जहां विधानमंडल नहीं है। तो अपने को वर्तमान में कितने यूटी है? 8 यूटी है ना। तो 8 यूटी हो गए। तो वहां जहां पे विधानमंडल है वहां पे तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? उपराज्यपाल। क्या कहेंगे? उपराज्यपाल। और जहां पे विधानमंडल नहीं है वहां पे क्या कहेंगे? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो नियुक्त किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रशासक। क्या कहा जाएगा? प्रशासक। तो अपन ने यहाँ पे यही देखा कि भाई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानमंडल है, क्या है? विधानसभा है। विधानमंडल कहते हैं या विधानसभा लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दिल्ली,
पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे हालांकि तो तब होगी। बाकी बच गए 5। कौन कौन से? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। दमन दीव हो गया, ये हो गया। उसके बाद में लद्दाख और चंडीगढ़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी केंद्र सरकार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में जो भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा वो क्या कहलाएगा? उपराज्यपाल। इसके बाद में प्रशासक। प्रशासक कहाँ पे कहलाएंगे? ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे कि विधानमंडल नहीं है या फिर कह दे कि भाई विधानसभा नहीं है, तो वहां वे कौन कौन से है? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और दादरा नगर हवेली दमन दीव जिनको कि एक कर दिया गया है वो हो गया, लद्दाख हो गया और चंडीगढ़ हो गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रशासक। किसको? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को। तो ये अपन ने देख ली प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि भाई राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं। अब बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्य सरकार पर भारित वेतन या खर्चे। ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? वेतन। अब भाई सरकार चलानी है तो जो कर्मचारी होंगे उनको वेतन तो देना ही होगा ना। बिना वेतन के तो आज कोई काम नहीं करता, और बिना वेतन के काम चले भी नहीं। देखो सबके घर परिवार है, चाहे वो नेताजी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, घर परिवार हो ना हो, लेकिन कुछ तो खर्चे उनके भी होते ही हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जिनके घर परिवार नहीं हो वो कुछ ज्यादा ही खर्चे कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। ज्यादा खर्चे क्यों कर देते हैं पता है क्या? क्योंकि उनपे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होता है, जिम्मेदारियां नहीं होती, तो वो फिर अपने हिसाब से ही उड़ाते रहते हैं पैसे की। उनको पता होता है करना है क्या है पैसे का, तो वो अपने हिसाब से ही जिंदगी जीते हैं अलग ही। दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। वेतन कौन से? संचित निधि पर भारित वेतन। संचित निधि पर भारित वेतन। अब संचित निधि पर भारित वेतन एक वो क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में टर्म याद नहीं आ रही मुझे। संचित निधि जो सरकार का जो खजाना होता है उस पर भारित जो वेतन होते हैं वो कौन कौन से हैं? दूसरी अनुसूची में ये बताया गया है। अब ये बताया गया तो अब केंद्र सरकार के अलग होंगे और राज्य सरकार के अलग होंगे। तो यहाँ पे अपन एक साइड में देखेंगे कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर कौन से भारित है और दूसरी साइड में राज्य सरकार। तो ये केंद्र की संचित निधि पर भारित, केंद्र की संचित निधि पर भारित वेतन, और इधर है राज्य की संचित निधि पर भारित वेतन। ये हो गया अपने, एक तो हो गया केंद्र की संचित निधि पर और उधर हो गया राज्य की संचित निधि पर। तो पहला आ गया राष्ट्रपति। क्या आ गया? राष्ट्रपति। अब इधर राष्ट्रपति आ गया तो अब अपन दिमाग लगा सकते हैं इधर कौन आएगा? राज्यपाल। ठीक है, यहां पर राज्यपाल के कोष्टक में अपन करेंगे केवल वेतन। केवल वेतन, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई राज्यपाल जो होता है उसका जो पेंशन दी जाती है वो किसके संचित निधि से दी जाएगी? केंद्र सरकार की संचित निधि से। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है कि भाई ऐसा ये कि भाई राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। हाँ चलो ठीक है कि भाई किसी स्टेट में अपॉइंट कर रखा है तब तक तो उसका खर्चा एक स्टेट वहन कर लेगा, लेकिन अब देखें अपन की भाई राज्यपाल के ट्रांसफर्स भी होते रहते हैं। कई राज्यपाल जो होते हैं एक साथ 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहते हैं, तो उस कंडीशन में फिर अपन कैसे उनकी पेंशन डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा स्टेट देगा। अब कोई राज्यपाल है अपने जीवन काल में कहीं 2, 3 या 4 जितने भी स्टेट में काम करने का मौका मिले वहां पे राज्यपाल रह चुका है, तो अब कौन सा स्टेट उसको पेंशन देगा? तो ये दिक्कत ना रहे इसलिए केंद्र सरकार की संचित निधि से उनको क्या दिया जाता है? वेतन। फिर रहता है अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष कहाँ के? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के इसको क्या कहते हैं?
अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, एक सेकंड यार, लोकसभा चलो अपन ऐसे लिखेंगे, उच्च सदन राज्यसभा होता ना, राज्यसभा सभापति व उपसभापति। तो इधर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, इधर राज्यसभा आ रहा तो इधर विधान परिषद, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तीसरे पे आएंगे अपन लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। क्या आ गए, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और इधर आ जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, ये हो गया, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गया। तीसरा जो बात करेंगे अपन, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इधर इधर आ जाएंगे हाई कोर्ट के जज। लेकिन यहां पे भी एक बात ध्यान रखनी, यहां पे भी केवल वेतन, ओनली वेतन। तो हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको भी पेंशन देने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार की संचित निधि से पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि केग। केग का वेतन भी किससे दिया जाएगा, केग का वेतन भी दिया जाएगा जो सेंटर की जो संचित निधि होगी वहां से दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई जो हाई कोर्ट के जो जज होंगे, हाई कोर्ट के जज की पेंशन और राज्यपाल की पेंशन, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कर देते हैं, हाई कोर्ट जज, इन दोनों की पेंशन कौन देगा, ये दी जाएगी यहां से। तो अपन ने पहले अनुसूची में तो पढ़ा कि भाई राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम व उनकी सीमाएं, फिर राज्यपाल कहाँ कहेंगे, उपराज्यपाल कहाँ कहेंगे, और प्रशासक कहाँ कहेंगे, केंद्र के प्रतिनिधि को। दूसरी अनुसूची में अपन ने देखा कि वेतन, वेतन यानी कि संचित निधि पर भारित वेतन। तो केंद्र की संचित निधि पर कौन से वेतन भारित है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी होगी वो, फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसके बाद में अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी सैलरी और के की सैलरी। और उसके बाद में अपन ने देखा गवर्नर और हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी पेंशन। उधर अपन ने स्टेट की जो संचित निधि है उस पर भारित वेतन के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, सेम उधर राष्ट्रपति, उधर गवर्नर, फिर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और फिर हाई कोर्ट के जज की सैलरी। ठीक है, ये हो गया दूसरी अनुसूची। चलो ठीक है भाई, राज्यों के बारे में बता दिया, संघ शासित प्रदेशों के बारे में बता दिया, उनके अंतर्गत जो काम करेंगे, हायर अथॉरिटी जो होगी वो उनके वेतन की बात होगी। अब अपन बात करते हैं इनकी शपथ के बारे में। तो वो शपथ जो दी गई है वो किसमें दी गई है, अनुसूची 3 में। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं अनुसूची 3। कौन सी अनुसूची, अनुसूची 3। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। अब शपथ किनकी है, अब शपथ बात करें, एमपी एमएलए एमएलसी जो होते हैं उनकी, उनके जो सदस्य होते हैं, एमपी एमएलए एमएलसी, फर्स्ट तो आता है कि भाई एमपी एमएलए हो गया या फिर एमएलसी, यानी समझ गए ना, संसद, लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार, विधानसभा के उम्मीदवार या विधान परिषद के उम्मीदवार। अब यहाँ पे उम्मीदवार क्यों लग रहे हैं, क्योंकि भाई जो खड़ा हो रहा है ना,
उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, जो अपना फॉर्म भर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको भी पहले शपथ दिलाई जाती है। तो उनकी शपथ का प्रावधान कहां पे है? तीसरी अनुसूची में। दूसरा आता है कि सेम एमपी, एमएलए, एमएलसी के सदस्य, यानी कि जो जीत कर आ चुके उनकी दोबारा शपथ होगी। ठीक है, पहले तो हो गए उम्मीदवार, दूसरे हो गए सदस्य, इनकी शपथ हो गई। फिर उसके बाद में अपन आते हैं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज की शपथ। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज की शपथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज की शपथ हो गई। इसके बाद में अपन देखेंगे कि भाई केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जो होते हैं मंत्री, उनकी शपथ। ठीक है, फिर केक की शपथ। क्या हो गए? केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, यानी कि अपन ने क्या देखा? पहले एमपी, एमएलए, एमएलसी के जो उम्मीदवार खड़े हुए उनकी शपथ का प्रावधान है। फिर जो जीत कर आए उनकी शपथ है। फिर उन जो जीत कर आए उनमें जो मंत्री परिषद बनेगी, जो मंत्री बनेगी, उनको दोहरी शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो उनकी शपथ का भी प्रावधान इसमें है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए। फिर एक होती है केग की शपथ। केक अभी अपन ने देखा था, केग की शपथ। ठीक है, इनकी शपथ होगी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ कहाँ गई? तो अपन देखते हैं कि भाई आगे पढ़ेंगे अपन, देखते हैं तो क्या है, आगे देखेंगे अपन कि भाई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी शपथ का प्रावधान जो अनुसूचियों में नहीं करके सीधे आर्टिकल में किया गया। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान अलग अलग आर्टिकल्स में किया गया है, 60, 69 एंड 159। ठीक है, ये हो गया 60, 59 और 159। मतलब कि इनकी शपथ का प्रावधान कहां पे? अनुच्छेद में है। ठीक है, ये हो गई स्पष्ट बात अपने। तीसरी अनुसूची में तो सीधी सी बात है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी शपथ हो गई, मंत्री बनेंगे उनकी शपथ हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए और केग हो गया। फिर राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 और उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 और उसके बाद में हो गया गवर्नर, गवर्नर की शपथ हो गई 159। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई जो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, प्रोटेम स्पीकर यानी कि प्रोटेम स्पीकर, पीठासीन अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों की अलग से कोई शपथ नहीं होती। ठीक है, पीठासीन अधिकारियों की अलग से शपथ नहीं होती, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी अपन बेसिकली उनको कहेंगे जैसे कि अध्यक्ष हो गए ना। हाँ, जैसे कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए। अब देखते हैं अपन राज्यसभा, जैसे कि राज्यसभा के सभापति है तो उनको अलग से शपथ थोड़ी ना दिलानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो क्या है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो फिर उनको अलग से शपथ दिलाने का काम ही नहीं है। तो उनकी अलग से शपथ नहीं होती पीठासीन अधिकारी को। जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष की भी वो एज ए एमएलए शपथ लेगा, वही शपथ होगी उनकी, फिर से अलग से कोई अध्यक्ष चुने जाने पर अलग से शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ठीक है, फिर एक बात हो रही है कि केग और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, केग और सुप्रीम कोर्ट जज, इनकी शपथ बराबर होती है। क्या होती है? केग बराबर सुप्रीम कोर्ट जज, इनकी शपथ क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा था? पीठासीन अधिकारी, है ना, पीठासीन अधिकारी अलग से शपथ नहीं, क्या नहीं होती है? अलग से शपथ नहीं होती। ये देख लिया अपन ने तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया? शपथ का। ठीक है, शपथ किन किन की शपथ, एक बार वापस रिवाइज कर लेते जल्दी जल्दी, ताकि क्लास में अपनी ये क्लासें बनाने का मेन मोटिव ही ये है कि भाई अपन क्लास में याद कर ले। क्योंकि देखो मटेरियल पढ़ने को तो बहुत मिल जाता है, समझना भी है और समझ के साथ साथ याद भी होता रहे क्लास में, ताकि अपना जो मेन मोटिव है कि भाई याद रख पाना एग्जाम तक। फिर याद कैसे करें,
सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट के सामने कि भाई याद कैसे करें। तो सबसे बढ़िया तरीका है ना कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ साथ रिवाइज करो, बोल बोल के याद करो, फिर क्लास में याद कर लो, फिर एक दो बार आप पढ़ लो, तो वैसे ही हो जाएगा। और लंबे समय तक याद रखना है तो देखो भाई बार बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के कुछ काम नहीं चलने वाला। चाहे आप मेरी क्लास को 2 से 3 बार देख लो, लेकिन जब तक सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे वापस इसका, तब तक पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। तो एक बार चाहे कहीं से भी करो आप कोचिंग, चाहे किसी की भी क्लास लो, अगर आपने किसी चीज की एक बार क्लास ले ली, ठीक है ना, तो उसको दोबारा क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज कोई भी हो। हाँ कोई डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो क्लासेस, लेकिन आपके पास एक बार मैटर है, वो आपको अगर कंफर्म याद है, पूरा एज परफेक्टली याद है, तो उसके बाद आप उस पर कुछ और जानना चाहते हो, तब आगे कुछ और देखने पे की ओर बढ़े। क्योंकि क्या होता है, क्या है कि भाई अपन अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, या फिर अधिक से अधिक नोट्स बनाने में लग जाते हैं। तो वो नोट्स के चक्कर में क्या होता है कि भाई अपन नोट्स तो बनाते जाते हैं कि भाई हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन फिर अपन क्या करते हैं उस चक्कर में याद करना छोड़ देते हैं, याद नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि भाई आप दिन की 2 क्लासें लो, कोई भी सब्जेक्ट की 2 लो, 3 अफोर्ड कर पाते हो 3 लो, लेकिन जितना पढ़ो ना उसको शाम तक रिवाइज हो जाना, याद हो जाना चाहिए। और अगले दिन की जो क्लास स्टार्ट करो ना, उससे पहले एक बार पहले अपने माइंड में सोचो कि जो कल पढ़ाया था वो याद है कि नहीं है। वो याद नहीं है तो पहले उसको याद करो, फिर क्लास स्टार्ट करो। अगर पहले क्लास स्टार्ट कर दी तो फिर वो बर्डन बढ़ता जाएगा, 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, फिर पता ही है आलस, ठीक है ना, आलस आएगा, फिर आलस आएगा तो कुछ याद होना नहीं है। फिर वही आएंगे कि भाई एक बार क्लासें कंप्लीट कर लेते हैं फिर रिवीजन कर लेंगे, तो भाई ऐसे तो रिवीजन होने वाले नहीं है। देखो क्लासें करने के बाद तुम वापस सोचो कि वापस एक बार क्लासें कर लेते, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई साथ के साथ याद करते रहो, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे चौथी अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया भाई कि अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा। तो क्या है उसमें, राज्य व संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। कौन सी अनुसूची होगी वो? चौथी अनुसूची होगी, ठीक है। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या गया? राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये किसमें कहा गया? ये कहा गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है। सीधा सा पॉइंट है, कुछ समझने का है नहीं इसमें कि भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे उनमें राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होगी, वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद में पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या गया भाई? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन के तौर तरीके या प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। क्या है? अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों में अनुशासन व शासन के प्रावधान है ना। अनुशासन ही होना चाहिए, अनुशासन प्रशासन नहीं, अनुशासन ही, प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान, कि वहां पे किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, शासन कैसे चलाया जाएगा और कैसे कंट्रोल स्थापित किया जाएगा, नियंत्रण के प्रावधान, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें मेनली 10 राज्यों के बारे में, 10 राज्यों के प्रावधान है। कितने राज्यों के प्रावधान है? 10 राज्यों के। और अब अपन नेक्स्ट अनुसूची भी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं वापस चौथी पांचवी में। जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची, उसमें अपन याद करेंगे एक ट्रिक, ATM², यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और
मिजोरम, ये जो 4 स्टेट है, मिजोरम में प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान, यानी क्या है कि भाई SC ST रहती है यहाँ पे, जनजातियां रहती है, जनजातीय क्षेत्र है, ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ऐसे 10 स्टेट के बारे में प्रावधान किया है भाई जहां पे जनजातीय क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार से प्रशासन स्थापित किया जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए क्या कार्य किए जाने हैं, या फिर उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि अपन देखते हैं कि बेसिकली जनजातियां जो होती है उनमें वो काफी रूप से काफी जो मेन स्ट्रीम जो होती है, समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे काफी पिछड़े हुए होते हैं। तो वो क्या है कि भाई अपने एरिया में कुछ डेवलपमेंट भी करने, गवर्नमेंट अगर उनके एरिया में कुछ डेवलपमेंट भी करने जाएगी ना तो वो विरोध करेंगे। तो किस प्रकार से उन पर कंट्रोल स्थापित करके उनके एरिया में डेवलपमेंट किया जाए, या फिर प्रशासन, उनके प्रावधान किसमें है, 5वीं अनुसूची में, और उस कितने राज्यों के लिए, 10 राज्यों के लिए उसमें प्रावधान किया गया। अब अपन बढ़ते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में मेनली चार स्टेट के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान है। वो कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये हो गया अपने 6ठी अनुसूची। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, कि कैसे किस प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची बना के शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कि भाई हाँ, शक्तियों का पृथक्करण ही कह दो, या फिर विषयों का बंटवारा कह दो। शक्ति पृथक्करण से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विषयों का बंटवारा। तो कौन सी अनुसूची पढ़ रहे हैं अपन अब? 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची। तो संघ व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा, क्या है हेडिंग? संघ व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा। ठीक है, राज्य व संघ व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा। अब संघ सूची, पहली क्या है, संघ सूची, फिर है राज्य सूची, और फिर आती है समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए? 98, इसमें 59, इसमें 52। यहाँ पे 100 भी मिल सकते हैं आपको कहीं कहीं पे, लेकिन 98 सही है ज्यादा। तो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 98 सब्जेक्ट। कहीं पे 100 भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा रहेगा आपका? ये ज्यादा सही रहेगा। फिर राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं? 59 विषय। ठीक है, विषय कर दो यहाँ पे। ठीक है, 59 विषय, 52 विषय। ठीक है, 52 विषय समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मतलब ऐसे विषय जो ना तो स्टेट लिस्ट में है और ना ही सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, उनको किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। ठीक है, तो हुआ क्या था कि भाई यहाँ पे 52 है ना, यहाँ पे पहले 52 नहीं थे, यहाँ पे थे कम थे कुछ, 52 है ना, तो क्या कहे 47 हुआ करते थे। समवर्ती सूची में पहले क्या हुआ करते थे? 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 5 विषय जो थे वो राज्य सूची से हटाकर राज्य सूची से किसमें जोड़े गए? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। किसमें? ठीक है, ये हो गया कि भाई 42 वो कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो था कितने विषय जोड़े गए थे? 5 में से पहला कौन सा था? वन, दूसरा वन्य जीव, वन्य जीव, तीसरा था न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, और चौथा क्या था? नाप तोल की इकाइयां, नाप तोल की
इकाइयां, ठीक है। वन वन्य जीव, न्यायिक प्रशासन, नापतोल की इकाइयां और शिक्षा, ठीक है। ये हो गया शिक्षा। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में सीधा सा है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किन किन विषयों को शामिल किया जाएगा। जो यूनियन लिस्ट होगी उसमें कितने 98 सब्जेक्ट, और जो स्टेट लिस्ट होगी उनमें 59, और जो दोनों ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों ही लिस्ट में नहीं है उनको किस में रखा गया? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में रखा गया। और जो 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, ये बेसिकली कब हुआ था? 1976 में। 1976 में इसके तहत क्या किया गया? 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। वो कौन कौन से थे? वन, वन्यजीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा, ये हो गए, ठीक है। ये हो गई 7वीं अनुसूची। तो अपन एक बार वापस चलो 8वीं भी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद में ताकि मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां वहां तक पढ़ते हैं, फिर वापस एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और अखबार में भी बनी है, न्यूज में भी बनी रहती है 8वीं अनुसूची। तो क्या है 8वीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची है राजभाषा। क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। क्या हो गई? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं होगी तो मूल रूप से कितनी थी इसमें? मूल रूप से तो थी कितनी? 14 भाषाएं। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी है वर्तमान में? 22 भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कह रही है कि भाई संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? तो मूल रूप से तो इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में देखें तो 22 भाषाएं हैं इसमें, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो उनको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि अपन को याद करने में सहूलियत हो। जैसे कि ये हो गया इंडिया का मैप। ये तो अपने को कोई मान्यता हासिल नहीं करनी है इंडिया के मैप में, सीधा सा तरीका बता रहा हूँ। ये हो गया अपना इंडिया का मैप, ऐसा ही है ना। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी आएगी? कश्मीरी, ठीक है। फिर यहाँ पे पंजाबी हो गई, फिर गुजराती, फिर मराठी, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर तमिल, फिर तेलुगु। ऊपर नीचे तो नहीं हो गया ना? तमिल, तेलुगु, फिर उड़िया, बंगाली और असमिया। असम में कौन सी थी? असमिया, ठीक है। तो ये कितनी होगी बेसिकली? यहाँ पे काउंटिंग करते हैं अपन एक बार, कितनी होगी? 11 हो गई होगी शायद मेरे हिसाब से, तो जिस तरह से रट रखी है तो मैप के थ्रू इजीली याद हो जाती है। हाँ, तो पहली कौन सी होगी ऊपर ही ऊपर? कश्मीरी, फिर पंजाबी, फिर गुजराती, फिर मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली और असमिया। फिर देखते हैं 12, 13 और 14। तो इसमें होगी हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये हो गई अपनी कितनी भाषाएं हो गई? 14 भाषाएं, ठीक है। 14 भाषाएं तो ये हो गई। अब अपन अलग अलग देखेंगे कि भाई किस प्रकार से जो आगे की जो भाषाएं हैं, 8 भाषाएं कितनी? 8 ही हुई, 14 और 8 22 हो जाएगी। 8 भाषाएं किस प्रकार से अलग अलग टाइम पर जोड़ेगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो इनको रिवाइज करना जरूरी है, ये याद होनी जरूरी है। पहली कौन सी है? कश्मीरी, पंजाबी, फिर कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी,
फिर कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया। ठीक है, ये हो गई हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तो याद रह ही जाती है वैसे ही। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई 2011 में 96वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिया। क्या कर दिया गया? 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिया। ठीक है, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ये तो कब हुआ था? 2011 में, 96वां संविधान संशोधन। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई जो सबसे पहले जोड़ी गई, देखो इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक आपको पसंद आए नहीं आए वो मेरे हिसाब से बनाई है कि भाई केपी घूम कम। ठीक है, के पी घूम कम, केपी घूम कम, नहीं तो क्या होगा? अगर ज्यादा घूमेगा तो क्या करेगा? टीटी ए बी यू, अब्बू को उड़ा देगा। ऐसे ही है, मैंने बना रखी वो अपने हिसाब से, अब अपने हिसाब से देख लेना। अब्बू सही तो उड़ा देगा, मैंने ऐसे बना रखी। चलो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ मेरी के पी। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे 14 भाषाएं तो पढ़ी ली। अब मैं बात कर रहा था शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक देखो, वैसे तो मैप के थ्रू याद करोगे तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट ट्रिक बनाई थी मैंने, अपने हिसाब से याद किया था, वो भी बता देता हूँ कि क्या थी। के पी घूम कम, यहाँ पे कितनी 6 लैंग्वेज आ गई, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, फिर कन्नड़, फिर मलयालम। के पी घूम कम, वरना क्या होगा? टीटी, तेलुगु, तमिल, अब्बू, ए बी यू, असम, बंगाली, उड़ीसा, अब्बू सहित, से संस्कृत, ही से हिंदी, फिर उड़ा देगा यानी उर्दू। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, केपी घूम कम वरना टीटी अब्बू सहित उड़ा देगा। ये तो हो गई 14 लैंग्वेजेस। देखो शॉर्ट ट्रिक याद रखो नहीं रखो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन कैसे याद करे। वैसे मुझे तो ये मैप के थ्रू आप अगर याद रखते हो तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि ये चीज क्या भूलने में कम आती है। ट्रिक तो अपन फिर भी भूल ही जाते हैं। तो ये ट्रिक हो गई अपनी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं 14 लैंग्वेजेस तो मूल संविधान में थी, उसके बाद जो जुड़ी उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक और देख लेते फैक्ट कि 2011 में 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके तहत उड़िया का नाम क्या कर दिया गया? उड़िया का नाम ओडिया कर दिया। क्या कर दिया? ओडिया किया। ठीक है, ये हो गया फैक्ट। 2011 में 96वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिया। अब बात करते हैं अपन 15वीं लैंग्वेज की। 15वीं भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे 15वीं भाषा थी 15वीं सिंध भाषा, जो कि कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के तहत, 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी। ये होगी 15वीं। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये 3 भाषाएं पढ़ेंगे, एक साथ याद करेंगे। तो 16वीं, 17वीं, 18वीं तीनों एक साथ जोड़ी गई थी। और वो कौन सी भाषाएं थी? उसकी इसकी ट्रिक जरूर याद रख लेना, क्योंकि क्या थी? कॉमन सी ट्रिक थी। कैसी ट्रिक थी? कॉमन सी, कॉमन यानी कोंकणी, फिर मैं से मणिपुरी और ने से नेपाली। ठीक है, ये हो गई। ये कब जोड़ी गई थी तीनों भाषाएं? ये जोड़ी गई थी 21वां हो गया 51वां नहीं 71वां 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में अपन 4 भाषाएं फिर बाद में एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई, जैसे कि अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करनी हो, जैसे कि जोड़ बाकी गुणा बाकी कोई इक्वेशन है, उसको सोल्व करनी हो तो कैसे सोल्व करते हैं? कौन सा नियम लगाते हैं अपन? बोर्ड मास का। तो यहाँ पे भी बोर्ड मास का नियम ही लगाना। ऐसा देख लो, क्या है? बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहला है बोडो, फिर डोगरी, डोगरी, मैथिली और संथाली।
ये हो गई अपनी 22 भाषाएं, ठीक है। ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 92 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में। ये हो गई अपने लैंग्वेजेज 8वीं अनुसूची की बात। 8वीं अनुसूची यहाँ पे होती है समाप्त। अब अपन वापस रिवाइज करते हैं। जैसे कि पहली अनुसूची में क्या था? संघ राज्य व संघ क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं, ठीक है, वो डिसाइड होगी। और उसमें अपन ने पढ़ा कि भाई राज्यों में तो केंद्र का जो प्रतिनिधि होगा राज्यपाल, जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, वहां पे क्या होगा? वहां पे उपराज्यपाल कहा जाएगा। और जहां पे विधानसभा नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के प्रतिनिधि को अपन कहेंगे प्रशासक, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची में अपन ने पढ़ा था वेतन, भाई केंद्र सरकार की संचित निधि पर कौन से भारित वेतन है और राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित कौन से वेतन है। फिर उसके बाद में थर्ड अनुसूची में पढ़ा था अपन ने शपथ में देखा था कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख कहां पर भी है? इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं हो गया, आर्टिकल्स में दिया हुआ है सीधा सीधा। फिर अनुसूची 4, उसमें अपन ने पढ़ा कि भाई राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में किस प्रकार से राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। फिर 5वीं अनुसूची में पढ़ा कि अपन ने अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार का होगा। उसमें कितने राज्य थे? 10 राज्य। फिर 6ठी अनुसूची में ATM स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं था, मेघालय और मिजोरम था। इन 4 स्टेट में जो ये भी शेड्यूल ट्राइब रीजन है, उनमें प्रशासन किस तरह का होगा? वो 6ठी अनुसूची में। फिर 7वीं में क्या देखा अपन ने? संघ व राज्य सूची में विषयों का आवंटन। संघ सूची में 98, फिर राज्य सूची में 59 और इसमें समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स रखे गए। फिर अपन ने 8वीं अनुसूची में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल रूप से 14, वर्तमान में 22। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी भी, अपनी जो राजस्थानी भाषा है उसको अभी तक संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए समय समय पर कई आंदोलन होते रहे हैं और अभी भी चल रहा है वर्तमान में। अभी जैसे कि एक मुख्य आंदोलन चल रहा है मायड भाषारो हेलो करके आंदोलन चलाया जा रहा है। और इसके जो राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किए गए वो राजवीर सिंह जी चलकोई है। और आंदोलन ने काफी रफ्तार भी पकड़ी थी। गहलोत सरकार, अभी पिछले साल गहलोत साहब की जब सरकार थी, लेकिन फिर भी अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है, और जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखें या फिर जगह जगह पर जैसे कि सम्मेलन हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेज हुई है, उनको देखते हुए कि भाई जल्द ही राजस्थानी भाषा को भी शामिल कर लिया जाएगा। पर राजस्थानी भाषा में दिक्कत ये हो रही है कि भाई जब भी राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई राजस्थानी माने किसको, कि भाई मेवाड़ी को माने, मारवाड़ी को माने। तो इसमें फिर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है आरयू में, तो फिर उसी को मानने की बात चलती है। वैसे तो अभी अपन देख रहे हैं कि इन स्टेट की तो भाषाओं को तो मान्यता मिल गई थी, लेकिन फिर राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं मिल पा रही। तो क्या हुआ था कि भाई जब तो अपना ये हो गया 8वीं अनुसूची होगी। अरे ये वीडियो बीच बीच में कट के आएगा, क्योंकि क्या है कि मोबाइल दिक्कत कर रहा है, रिकॉर्डिंग बीच बीच में बंद हो रही है। तो 8वीं अनुसूची तो होगी अपने, राजस्थानी भाषा को भी जल्दी मान्यता मिल ही जाएगी, ये देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहली बात तो ये जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1952 में जो हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी। इसमें क्या रखा गया? इसमें ये कहा गया कि इस अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट रखे जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें जो विषय होंगे उनका क्या नहीं होगा? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट को इसमें रख दिया तो उस पर न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई फैसला है उसके ऊपर वापस दोबारा से न्यायालय में सुनवाई चले, उस पर अलग से फैसला दिया जा सके, इसी को बेसिकली जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। कि कोई कानून बन चुका है लेकिन उसमें कुछ कमियां रही है, तो उस कानून के ऊपर वापस न्यायालय में अगर मुकदमा चले, न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाए, उसमें कुछ रिफॉर्म की जाए, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय सब्जेक्ट रख दिया गया है
तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये अनुसूची लानी क्यों पड़ी, तो क्यों क्या हुआ था कि भाई जैसे कि अपने जो फंडामेंटल राइट थे उनमें संपत्ति के अधिकार को क्या दिया गया, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब जब 1951-52 में भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया और संपत्ति के अधिकार को लेकर लोगों ने दावा किया कि भाई ये तो एक फंडामेंटल राइट है, तो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन चल रहा था, जो संपत्ति सुधार लागू किए जाने थे उनमें कहीं ना कहीं वो बाधा आ रहा था मौलिक अधिकार। तो फिर क्या गया कि सरकार ने नवी अनुसूची बना के उसको इसमें डाल दिया। ऐसे जो भी मामले थे भूमि विवाद से रिलेटेड, जो कि भूमि सुधारों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे या फिर भूदान आंदोलन जो चलाया गया उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनको इस अनुसूची में रख दिया गया। इस अनुसूची में रखने के बाद क्या हुआ, ताकि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू जब नहीं होगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार फिर सुननी तो है नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद में जमींदारी व्यवस्था को, मेन जो उद्देश्य था इसको जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जाना। जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने को यहां लिख देता हूं मैं, जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने हेतु। लेकिन अब एक केस आता है IR कोयलो वाद, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 का। ठीक है, नया IR कोयलो ये कब का था, 2007। इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें ये कहा गया भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट इसमें रखे गए 24 अप्रैल 1973 जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। तो इस दिन क्या हुआ था कि इसमें कहा गया है कि भाई पहले तो कह दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्या कि इसमें जैसे सब्जेक्ट बढ़ते ही जा रहे थे। प्रारंभ में क्या है कि शुरुआत में तो इसमें 13-14 सब्जेक्ट ही थे, लेकिन कालांतर में कितने हो गए थे, 284 सब्जेक्ट्स हो गए थे इसमें। तो फिर 2007 में जब ये विवाद आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद में इसमें जो भी सब्जेक्ट जोड़ा गया है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसके बाद वाले फैसले क्योंकि इस दिन क्या ऐतिहासिक फैसला आया था, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था, फैसला कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। तो इसका फैसला आने का क्या मतलब हुआ कि इसका फैसला आया तो इसके बाद के विषय पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता। तो इसमें क्या हुआ था कि भाई इसमें संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई थी कि भाई संविधान का जो मूल ढांचा होगा उस पर मूल ढांचा नहीं, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा थी वो इस फैसले के बाद ही पॉपुलर हुई थी, या फिर वो आई थी, क्या बोलते हैं उसको यार, जैसे कि हाँ, बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी ढांचे की अवधारणा तो पहले आ चुकी थी, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो था, न्यायिक पुनरावलोकन, उसको इस वाद के तहत क्या माना गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कब, लेकिन कब के मामलों की बात हो रही है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए उन्हीं का जुडिशियल रिव्यू होगा, उससे पहले वाले मामलों का नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची। क्या आती है, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किस बारे में है, दल बदल विरोध के बारे में। किसके, दल बदल विरोध। इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, 9वीं अनुसूची होगी, अब 10वीं पढ़ रहे हैं अपन। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोध। दल बदल विरोध क्या होता है, दल बदल विरोध का क्या है कि कई बार क्या होता है कि भाई कोई नेताजी है, ठीक है,
कोई नेताजी पार्टी किसी उसको टिकट किसी और पार्टी का लिया और चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में मिल जाए, या फिर निर्दलीय खड़े हुए फिर किसी पार्टी में जाकर मिल जाए, तो ऐसे क्या कि फिर सरकार सही से बन नहीं पाएगी। तो उनको दल बदल को रोकने के लिए या फिर पैसों के लिए भी, तो यानी कि पैसों के खातिर भी क्या होता है कि भाई कई बार पैसों के खातिर भी एमपी एमएलए बिक जाते हैं और सरकारें चेंज हो जाती है। तो उन्हीं को रोकने के लिए क्या हुआ था कि ये कानून लाया गया। कौन सा? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची क्या थी? दल बदल विरोधी। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून जो था वो दल बदल विरोधी, ये कानून जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। किसके तहत? 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या प्रावधान रखे गए भाई? इसमें ये रखा गया है कि दल बदल के आधार पर संसद तथा विधानसभा सदस्यों की निरंतरता से मतलब सदस्यों की निरंतरता ही तय की जाएगी कि भी योग्यताएं तय की जाएगी। वो कैसे? तो ये कि भाई यदि कोई सदस्य है, ठीक है, यदि कोई भी सदस्य जो है चुनाव जीत जाता है, नेता कह दो, सदस्य कह दो, नेता सदस्य चुनाव जीत जाए, ठीक है, ये चुनाव जीत गए, उसके बाद में दल बदलते हैं, तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप चुनाव जीत चुके हो, टिकट आपको किसी और पार्टी का मिला है, जैसे कि आपने बीजेपी से टिकट लिया, बीजेपी से टिकट मिला हुआ है, आप बीजेपी से चुनाव भी जीत गए, ठीक है, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद आप कांग्रेस में जा रहे हो, तो आपकी सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप भले ही कांग्रेस में जा रहे हो, उसकी सरकार भी बन गई, लेकिन आपको क्या नहीं बनाया जाएगा? मंत्री नहीं बनाया जाएगा अगर आप अकेले दल बदलते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है कि भाई कोई निर्दलीय है, निर्दलीय सेम प्रोसेस करता है तो भी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि निर्दलीय हो गया, इसके बाद में बात करते हैं अपन मनोनीत। अगर मनोनीत कोई सदस्य है वो क्या कर सकता है? 6 माह में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मनोनीत सदस्य क्या कर सकता है? 6 माह में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा लास्ट जो है कि भाई कोई भी सदस्य पार्टी द्वारा जारी व्हीप का पालन नहीं कर रहा है, और 15 दिन में अगर पार्टी माफ नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है? उसको माफ नहीं कर रही है, तो फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। ये 4 बातें हुई। अगर कोई चुनाव के बाद में दल बदल रहा है तो भी उसकी सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। निर्दलीय है, कोई निर्दलीय चुनाव जीत के आया है, लेकिन वो अगर किसी पार्टी में जाके मिल रहा है तो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और फिर मनोनीत की बात हो रही, अगर कोई मनोनीत सदस्य है और वो 6 माह में दल बदल रहा है, तो 6 माह में दल क्या बदल रहा है? 6 माह के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई सदस्य पार्टी के व्हीप का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, और पार्टी अगर उसको 15 दिन के अंदर अंदर ये नहीं कर रही है, माफ नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा? उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई अगर कोई 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 सदस्य एक साथ दल बदलते हैं, तो सदस्यता क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भाई 2/3 सदस्य ही दल बदल रहे हैं, तो उसको पार्टी में टूट माना जाएगा, क्योंकि पार्टी ही टूट गई। इसको क्या कहेंगे? पार्टी में टूट। यानी कि पार्टी टूट चुकी है, तो दल कहां से बदला जा रहा है? एक तरह से 2/3 सदस्य एक तरफ चले गए, तो ये तो खुद एक नहीं, वो पार्टी का जो अस्तित्व वो खुद इसके पास आ गया, मेन पार्टी का। तो क्योंकि 2/3 सदस्य एक तरफ जा रहे हैं ना, तो इसको पार्टी में टूट माना जाएगा और सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और एक बात ये कि भी सदस्यता समाप्त करने से संबंधित जो भी मामले होते हैं ना, उसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का होगा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का।
यानी कि कोई भी सदस्य चाहे पार्टी चेंज कर रहा हो, चाहे निर्दलीय कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हो या व्हीप का पालन नहीं कर रहा हो, तो उनके जो फाइनल डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे? अध्यक्ष महोदय लेंगे। लेकिन अब ये जो बात हो रही है कि दल बदल विरोधी की जो कानून होता है, तो क्या वो अध्यक्ष पर भी लागू होता है क्या? तो देख इसमें ये बात है कि भाई अध्यक्षों पर लागू नहीं होगा दल बदल का जो कानून है वो। तो अब ये बात है कि भाई अंतिम निर्णय किसका होगा? अध्यक्ष महोदय जी का। लेकिन एक केस आता है, वो आता है कियोतो होलोहान वाद। कौन सा? कियोतो होलोहान वाद आता है 1992 का। तो पहले जो इसमें प्रावधान था कि भाई कोई भी अध्यक्ष जो भी निर्णय दे देगा दल बदल के विरोध में, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जब कियोतो होलोहान वाद आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या सभापति हो, अगर सदस्यता समाप्त करता है, ऐसा कोई डिसीजन देता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखो भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो वो सुप्रीम ही रहेगा हमेशा, चाहे कहीं कहीं भी किसी भी मामले में देख लो। यहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना ही नहीं जा रहा था कि भाई अंतिम डिसीजन सर्वे सर्वा कौन बन रहे थे? अध्यक्ष महोदय। तो फिर इन्होंने क्या डिसीजन दे दिया इस मामले में कि चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये हो गई अपनी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची होगी। अब अपन बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं 12वीं अनुसूची क्या है बेसिकली अपन समझ लेते हैं, फिर बोर्ड पे उतार लेंगे। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो थी वो किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज संस्थाओं को जो प्राप्त शक्तियां प्राप्त है। जैसे अपन देखते हैं कि भाई पहले क्या हुआ करता था कि पंचायतों की हालतें बहुत खराब हुआ करती थी। अब तो क्या है कि सरपंच ही बन जाते ना, तो एक कार्यकाल में कोई सी न कोई सी 4 व्हीलर तो आ ही जाती है। लेकिन पहले जो थी सरपंचों की हालतें खराब हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी भाई सरपंचों की हालतें? क्योंकि भाई देखो सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। तो फिर क्या पंचायतों में बजट तो आता नहीं था। अब सर कोई आदमी सरपंच बन गया, अब विकास कार्य करवाने हैं, तो सामने से बजट आ नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं कि सरपंच ही खुद के घर से खर्चा करते थे। देखो भाई पद है, सरपंच का पद है, पद नाम के चक्कर में कई बर्बाद हो गए। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो वो 11वीं अनुसूची के कारण नहीं है। तो ऐसा क्या था 11वीं अनुसूची? 11वीं अनुसूची में कि ऐसे प्रावधान किया कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान की गई और उन पर कुछ उत्तरदायित्व भी डाले गए। तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए थे। और राजस्थान की बात करें तो कितने विषय? 22 विषय इसमें दिए गए। 22 विषय दिए गए। उनमें से पहले तो शायद 17-18 ही थे, लेकिन 4-5 विषय अभी लेटेस्ट में ही जुड़े हैं। साल 1.5 साल हो गया होगा शायद, बाद में जोड़े गए थे। तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 22 विषय हैं। और अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची है भाई पंचायती राज संस्थाओं को तो आपने अधिकार दे दिए, लेकिन शहरों में क्या होगा? शहरों में भी तो नगरीय निकाय है ना, नगर पालिका, नगर परिषद, ये जो है नगर निगम, इनको भी तो शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि शहरों में तो देख रही यही करती है। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज को 18 विषय दिए गए। और ये कब जोड़ी गई थी? ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, 1992 के तहत ही जोड़ी गई थी। दोनों अनुसूचियां 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो अपन इसको भी एक बार उतार लेते हैं, ताकि आपको किसी को उतारने का मन हो तो उतार सको। 11वीं अनुसूची। पीआरआई की शक्तियां में उत्तरदायी थे। ठीक है, पीआरआई की शक्तियां में उत्तरदायित्व हो गया। इसके बाद में कितने विषय? 29 विषय। राजस्थान में बात करें तो 22 विषय। ठीक है, 12वीं अनुसूची। चौहत्तरवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992।
कितने अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगरीय निकायों की शक्तियां व उत्तरदायित्व। ठीक है, ये हो गया। और विषय कितने दिए गए थे? 18। ठीक है, ये हो गए, ये हो गई अपनी अनुसूचियां पूरी। तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची। क्या उसमें क्या रखा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, और उसमें कहा गया कि इसमें जो भी सब्जेक्ट रखेंगे जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन एक वाद आया, IR कोयलो वाद, उसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय जोड़े गए उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर अपन ने देखा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड थी। उसमें क्या कहा कि भाई उसमें कोई भी सदस्य दल बदलता तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे वो देखे थे अपन ने। इसमें भी एक होलोहान वाद आता है कि हो तो होलोहान वाद 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो भी डिसीजन होंगे, फाइनल डिसीजन, उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाएं से रिलेटेड, और 12वीं अनुसूची अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड। तो ये हो गई अपनी अनुसूचियां आज पूरी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखो, भले इन 2 क्लासों में स्पीड ज्यादा रही हो, लेकिन अपन आगे नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए और याद करते करते। इन 2 क्लासों में ये था कि भाई इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ाते तो इनके लिए अलग से 2 क्लासें अपलोड करनी पड़ती थी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा फास्ट करके एक क्लास में खत्म कर देते हैं, ताकि आगे ज्यादा क्लासें नहीं हो, बर्डन भी नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अनुसूचियां पूरी। अब नेक्स्ट वीडियो में संविधान के आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार बने रहिए। और किसी दिन लेट वीडियो अपलोड होते हैं तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल इश्यू हो जाता है कुछ, या फिर किसी कारणवश क्लास अपलोड नहीं हो पाती। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती कि भाई कंटिन्यू क्लासें चलती रहे। अब कल नहीं हो पाई थी, कल किसी रीजन से मैं गांव चला गया था तो उस वजह से नहीं हो पाई। आज भी काफी दिक्कत आ रही है मोबाइल में, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आज अब हो रही है, रिकॉर्ड हो गई है फाइनली, तो अब अपलोड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।